हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पैथोमा के चैप्टर नंबर 10 का एक और टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है एसोफेजियल वेराइसिस। तो हमारे पास एसोफेगस की डिजीज़ में से एक ये है, तो हम इसको पढ़ते हैं। तो एसोफेजियल वेराइसिस के हमारे पास डायलेटेड सबम्यूकोजल वेन्स इन द लोअर एसोफेगस। लोअर एसोफेगस में जब हमारे पास सबम्यूकोजल वेन्स डायलेट हो जाती है ना, तो उसको हम बोलते हैं एसोफेजियल वेराइसिस। अराइजेस सेकेंडरी टू पोर्टल हाइपरटेंशन। एसोफेजियल वेराइसिस हमारे पास क्यों होती हैं? क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, तो उसकी वजह से हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस होती हैं। डिस्टल एसोफेजियल वेन नॉर्मली ड्रेन्स इनटू द पोर्टल वेन विया द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन। तो हमारे पास जो लोअर एसोफेगस को वेन्स ड्रेन कर रही होती है ना, वो हमारे पास डिस्टल एसोफेजियल वेन होती है, और वो हमारे पास लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में ड्रेन कर रही होती है, और फिर लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन हमारे पास पोर्टल वेन में ड्रेन कर रही होती है। इन पोर्टल हाइपरटेंशन द लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन बैक्स अप इनटू द एसोफेजियल वेन रिजल्टिंग इन डायलेशन वेराइसिस। जब पोर्टल हाइपरटेंशन होती है ना, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास ब्लड पोर्टल वेन में नहीं जाता, वो पोर्टल वेन में जाने की बजाय पीछे जाता है, ब्लड पीछे वाली वेन्स में। जैसे लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन पोर्टल वेन में ड्रेन कर रही थी ना, तो अब हमारे पास जो पोर्टल वेन में ब्लड आगे नहीं जा रहा, तो वो लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन में पीछे जाएगा। और लेफ्ट गैस्ट्रिक वेन जो ड्रेन कर रही थी हमारे पास डिस्टल एसोफेजियल वेन को, तो अब ब्लड हमारे पास वापस डिस्टल एसोफेजियल वेन में पीछे जाएगा। इसके नतीजे में हमारे पास क्या हो जाएगा? डायलेशन हो जाएगी, वेन्स की वेराइसिस हो जाएंगी। एसिम्टोमेटिक बट रिस्क ऑफ रप्चर एग्जिस्ट। एसिम्टोमेटिक होती हैं एसोफेजियल वेराइसिस, लेकिन रिस्क होता है कि ये रप्चर कर सकती हैं। प्रेजेंस विथ पेनलेस हेमेटोमेसिस। अगर ये रप्चर कर जाए ना, तो हेमेटोमेसिस होती है, लेकिन ये पेनलेस होती है, इसमें दर्द नहीं होता। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन सिरोसिस। मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ डेथ जो है ना, वो सिरोसिस में हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस हैं। सिरोसिस क्या है? हमारे पास एंड स्टेज लिवर डिजीज है, जिसमें हमारे पास फाइब्रोसिस हो जाती है लिवर में, और नोड्यूल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। अब हमारे पास क्या है? एक्लेजिया। एक्लेजिया क्या है? डिसऑर्डर्ड एसोफेजियल मोटिलिटी विथ इनएबिलिटी टू रिलैक्स द लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर एलियस। एक्लेजिया में क्या होता है कि हमारे पास जो एसोफेजियल मोटिलिटी है ना, उसका डिसऑर्डर है ये। इसमें क्या होता है कि जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, वो रिलैक्स नहीं कर पाता, वो कॉन्ट्रैक्ट रहता है। ड्यू टू डैमेज गैंग्लियन सेल्स इन द माइंटेरिक प्लेक्सिस। ये क्यों रिलैक्स नहीं होता लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर? क्योंकि जो हमारे पास माइंटेरिक प्लेक्सिस है ना, उसके जो गैंग्लियन सेल्स है ना, वो डैमेज हो जाते हैं। Ganglion cells of mesenteric plexus are located between the inner circular and outer longitudinal layers of the fibromuscular propria and important for regulating bowel motility and relaxing the lower esophageal sphincter. गैंग्लियन सेल्स जो हमारे पास होते हैं ना माइंटेरिक प्लेक्सिस के, वो हमारे पास लोकेटेड होते हैं इनर सर्कुलर और आउटर लॉन्गिट्यूडिनल लेयर्स ऑफ फाइब्रोमस्क्यूलर प्रोप्रिया के दरमियान, और ये हमारे पास इंपॉर्टेंट होते हैं बावल की मोटिलिटी को रेगुलेट करने के लिए और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर को रिलैक्स करने के लिए। जब ये हमारे पास डैमेज हो जाएंगे, तो बावल की मोटिलिटी सही नहीं होगी, डिसऑर्डर हो जाएगी, और लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर भी रिलैक्स नहीं होगा। डैमेज टू गैंग्लियन सेल्स कैन बी इडियोपैथिक और सेकेंडरी टू अ नॉन इंसल्ट, एग्जांपल ट्रिप्नोसोमा क्रूजी इन्फेक्शन इन चगास डिजीज। तो जो डैमेज हो रहा है ना गैंग्लियन सेल्स को, वो इडियोपैथिक भी हो सकता है, या फिर किसी डिजीज की वजह से भी डैमेज हो सकता है। जैसे ट्रिप्नोसोमा क्रूजी का इन्फेक्शन होता है चगास डिजीज में, तो इसमें भी गैंग्लियन सेल्स डैमेज हो जाते हैं। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं एक्लेजिया के? डिस्फेजिया फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। इसमें हमारे पास सॉलिड्स और लिक्विड्स दोनों के लिए डिस्फेजिया होता है। पुट्रेट ब्रेथ होती है, मतलब बहुत गंदी ब्रेथ आती है। हाई लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर ऑन एसोफेजियल मैनोमेट्री। जब हम एसोफेजियल मैनोमेट्री करते हैं ना, तो उसमें लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर का प्रेशर ज्यादा मिलता है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्टेड स्टेट में है, वो रिलैक्स नहीं हो रहा। बर्ड बीक साइन ऑन बेरियम सोलो स्टडी फिगर 10.7। बर्ड बीक साइन मिलता है हमें जब हम बेरियम सोलो स्टडी करते हैं। फिगर 10.7 में आपको दिखाती हूँ। इंक्रीज रिस्क फॉर एसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा, और एक्लेजिया में भी एसोफेजियल स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का रिस्क बढ़ जाता है। तो मैं आपको फिगर 10.7 दिखाती हूँ। ये हमारे पास फिगर 10.7 है, इसमें हमारे पास बर्ड बीक साइन दिखाई हुई है एक्लेजिया में। ये आप देख सकते हैं, ये बर्ड की बीक ऐसे होती है ना, ये साइन दिखाई हुई है। ये एसोफेगस से ऊपर से डायलेट हो गया है, तो बेरियम सेलो स्टडी में हमें ये नजर आता है। अब हमारे पास है गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, गर्ड। गर्ड क्या है? रिफ्लक्स ऑफ एसिड फ्रॉम द स्टमक ड्यू टू रिड्यूस लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर टोन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास जो स्टमक में एसिड होता है ना, उसका रिफ्लक्स होता है एसोफेगस में। क्यों होता है? क्योंकि हमारे पास जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना, उसकी टोन जो है वो रिड्यूस हो जाती है, मतलब वो रिलैक्स स्टेट में ही रहता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। तो जब हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर रिलैक्स स्टेट में रहेगा, मतलब हर वक्त खुला रहेगा, तो जो हमारे पास एसिड होगा स्टमक से, वो आसानी से एसोफेगस में चला जाएगा।
रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड अल्कोहल, टोबैको, ओबेसिटी, फैट रिच डाइट, कैफीन एंड हाइटल हर्निया। तो रिस्क फैक्टर हमारे पास GERD के क्या है? अल्कोहल कोई बंदा पी रहा है, या टोबैको इस्तेमाल कर रहा है, या ओबेसिटी है, या फैट रिच डाइट ले रहा है, या कैफीन का इंटेक बहुत ज़्यादा कर रहा है, या उसको हाइटल हर्निया है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं GERD के। क्लिनिकल फीचर्स क्या होते हैं GERD में? हार्ट बर्न मिमिक्स कार्डियक चेस्ट पेन। हार्ट बर्न मतलब कि वो बोलेगा कि उसके सीने में जलन हो रही है, और ये हार्ट बर्न जो है ना वो हमारे पास कार्डियक चेस्ट पेन को मिमिक कर रहा होगा। इसमें हमें एस्थमा भी मिलेगा। अडल्ट ऑनसेट एंड कफ। अडल्ट लाइफ में जो एस्थमा होगा ना वो GERD की वजह से हो सकता है, और कफ भी मिलेगी इसमें। डैमेज टू एनेमल ऑफ टीथ। जो एनेमल ऑफ टीथ है ना वो भी डैमेज होगा, क्योंकि बार बार एसिड आ रहा है एसोफेगस में और माउथ में, तो मतलब कि टीथ का जो एनेमल है वो भी डैमेज होगा। अल्सरेशन विथ स्ट्रिक्चर एंड बैरेट एसोफेगस आर लेट कॉम्प्लिकेशंस। और हमारे पास अल्सरेशन भी हो सकती है, और रिस्ट्रिक्चर फॉर्मेशन भी हो सकती है, और बैरेट एसोफेगस भी हो सकता है। ये लेट कॉम्प्लिकेशंस हैं। अब हमारे पास टॉपिक है बैरेट एसोफेगस। बैरेट एसोफेगस क्या है? मेटाप्लेजिया ऑफ द लोअर एसोफेजियल म्यूकोजा फ्रॉम स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम टू नॉन सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम विद गॉबलेट सेल्स फिगर 10.8 सीन इन 10% ऑफ पेशेंट्स विद GERD। बैरेट एसोफेगस में क्या होता है कि हमारे पास अगर किसी को क्रोनिक GERD है तो बार बार उसके स्टमक से एसिड एसोफेगस में आएगा, बार बार एसोफेगस का जो म्यूकोजा है वो इरिटेट होगा, तो फिर एसोफेगस का म्यूकोजा क्या कर लेगा? मेटाप्लेजिया कर लेगा, क्योंकि नॉर्मल एपिथेलियम एसोफेगस की क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम है। लेकिन जब मेटाप्लेजिया होगा तो वो हमारे पास नॉन सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी, और उस नॉन सिलिएटेड कोलमनार एपिथेलियम में गॉबलेट सेल्स भी होंगे, और ये हमारे पास जो मेटाप्लेजिया है ना वो लोअर एसोफेजियल म्यूकोजा में होगा। बैरेट एसोफेगस हमारे पास 10% ऑफ पेशेंट्स में नजर आता है जिनको GERD होता है। रिस्पॉन्स ऑफ लोअर एसोफेजियल स्टेम सेल्स टू एसिडिक स्ट्रेस। बैरेट एसोफेगस क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास एसिडिक स्ट्रेस हो रहा है लोअर एसोफेजियल स्टेम सेल्स को, तो उसके नतीजे में यहाँ पे मेटाप्लेजिया हो रहा है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि जब एसिड बार बार इरिटेट करेगा एसोफेगस के म्यूकोजा को तो फिर वहाँ पे मेटाप्लेजिया हो जाएगा। मे प्रोग्रेस टू डिस्प्लेजिया एंड एडिनोकार्सिनोमा। मेटाप्लेजिया के बाद फिर डिस्प्लेजिया भी हो सकता है, और आगे चल के एडिनोकार्सिनोमा भी हो सकता है। मैं आपको फिगर 10.8 दिखाती हूँ। ये हमारे फिगर 10.8 है, इसमें हमारे पास बैरेट एसोफेगस दिखाया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है एसोफेजियल कार्सिनोमा। एसोफेजियल कार्सिनोमा क्या है? हमारे पास सब क्लासिफाइड एज एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा। एसोफेजियल कार्सिनोमा हमारे पास सब क्लासिफाइड है इनटू एडिनोकार्सिनोमा और स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में। एडिनोकार्सिनोमा इज अ मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ ग्लैंड्स, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एसोफेजियल कार्सिनोमा इन द वेस्ट। तो एडिनोकार्सिनोमा में हमारे पास क्या होता है कि मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है ग्लैंड्स की, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन टाइप है एसोफेजियल कार्सिनोमा की इन द वेस्ट। अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग बैरेट एसोफेगस, यूजुअली इन्वॉल्व्स द लोअर 1/3 ऑफ द एसोफेगस। ये हमारे पास जब किसी को बैरेट एसोफेगस होना तो उसमें ये हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा होता है। यूजुअली एडिनोकार्सिनोमा हमारे पास लोअर 1/3 ऑफ एसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। Squamous cell carcinoma is a malignant proliferation of squamous cells, most common esophageal cancer worldwide। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में क्या होता है कि हमारे पास स्क्वामस सेल्स की मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन होती है, और ये हमारे पास मोस्ट कॉमन एसोफेजियल कैंसर है वर्ल्ड वाइड। अगर देखें तो वो हमारे पास एडिनोकार्सिनोमा वेस्ट में कॉमन था। यूजुअली अराइजेज इन अपर और मिडल थर्ड ऑफ द एसोफेगस। मेजर रिस्क फैक्टर्स इंक्लूड, यूजुअली हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा अपर और मिडल थर्ड ऑफ एसोफेगस को इन्वॉल्व करता है। मेजर रिस्क फैक्टर हमारे पास स्क्वामस सेल कार्सिनोमा के क्या है? अल्कोहल एंड टोबैको है मोस्ट कॉमन कॉज। वेरी हॉट टी, और अगर कोई बहुत गर्म चाय पीता है तो उसमें ये हो सकता है। एक्लेजिया है अगर किसी को तो उसमें ये हो सकता है। एसोफेजियल वेव है किसी को, एग्जाम्पल हमारे पास प्लमा वेंसन सिंड्रोम है तो ये हमारे पास उसको भी एसोफेजियल सेल कार्सिनोमा हो सकता है। या किसी को एसोफेजियल इंजरी हो गई है, जैसे अगर उसने कोई लाए इंजेक्शन कर ली है तो उसमें भी ये हो सकता है। तो ये सारे हमारे पास रिस्क फैक्टर्स हैं। एसोफेजियल कार्सिनोमा प्रेजेंट्स लेट पुअर प्रोग्नोसिस। एसोफेजियल कार्सिनोमा अगर किसी को होता है ना तो उसकी प्रेजेंटेशन बहुत लेट आती है, मतलब उसकी पुअर प्रोग्नोसिस है, सिम्टम्स बहुत देर से आते हैं। सिम्टम्स इंक्लूड प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया, सॉलिड्स टू लिक्विड्स, वेट लॉस, पेन एंड हेमेटोमेसिस। सिम्टम्स क्या होते हैं एसोफेजियल कार्सिनोमा के? प्रोग्रेसिव डिस्फेजिया होता है, मतलब पहले सॉलिड्स से डिस्फेजिया होता है पेशेंट को और फिर उसको लिक्विड से डिस्फेजिया होता है, मतलब प्रोग्रेस कर रहा होता है डिस्फेजिया। वेट लॉस होता है पेशेंट में, कैंसर है तो वेट लॉस तो होगा, और पेन होता है, और हेमेटोमेसिस मतलब खून की उल्टी आती है। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में एडिशनली प्रेजेंट विद होर्स वॉइस, ट्रीकरेंट लैरिंजियल नर्व इन्वॉल्वमेंट एंड कफ ट्रेकियल इन्वॉल्वमेंट। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में हमारे पास एडिशनली दूसरे सिम्टम्स भी हो सकते हैं जैसे होर्स वॉइस,
अगर हमारे पास रिकरेंट लेनिजियल नर्व की इन्वॉल्वमेंट हो जाए और अगर हमारे पास ट्रेकिया की इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो फिर हमारे पास कफ भी हो सकती है। लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड स्प्रेड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द एसोफेगस दैट इज इन्वॉल्व्ड। लोकेशन ऑफ लिम्फ नोड स्प्रेड हमारे पास डिपेंड करता है कि कौन सा लेवल ऑफ एसोफेगस हमारे पास इन्वॉल्व हुआ है। अपर 1/3 अगर इन्वॉल्व हुआ है तो सर्वाइकल नोड्स होंगे, मिडल 1/3 अगर इन्वॉल्व हुआ है तो मीडियास्टाइनल और ट्रेकियो ब्रोंकियल नोड्स होंगे, और अगर लोअर 1/3 इन्वॉल्व हुआ है तो सीलियक एंड गैस्ट्रिक नोड्स होंगे। तो ये हमने एसोफेगस की सारी पैथोलॉजी पढ़ ली है। अब मैंने जो आपको ये डिजीज़ पढ़ाए हैं उनकी पिक्चर्स दिखाती हूँ, उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारे पास एसोफेजियल वेराइसिस की पिक्चर है। इसमें आप देख सकते हैं ये हमारे पास वेराइसिस हो गई हैं। यहाँ पे ये देखे डायलेटेड वेन्स हैं एसोफेगस में। ये क्यों होती हैं? क्योंकि पोर्टल हाइपरटेंशन होती है, उसकी वजह से ये हमारे पास वेराइसिस होती हैं। और ये हमारे पास सिरोसिस में होती हैं एसोफेजियल वेराइसिस, लिवर में सिरोसिस होती है। ये हमारे पास एक्लेजिया की पिक्चर है। इसमें हमारे पास ये देखें ये नॉर्मल है, हमारे पास ये लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना जो यहाँ पर ये रिलैक्स है, और इसमें देखें एक्लेजिया में जो लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर है ना वो रिलैक्स नहीं है, ये देखें कॉन्ट्रैक्टेड है। तो ये हमारे पास गर्ड की पिक्चर है। इसमें हमारे पास ये हेल्दी है, ये गर्ड है यहाँ पे, और यहाँ पर ये हमारे पास एसोफेगस है और ये हमारे पास स्टमक है। एसोफेगस और स्टमक के बीच में हमारे पास लोअर एसोफेजियल स्फिंक्टर होता है। तो हेल्दी में देखें हमारे पास स्फिंक्टर क्लोज्ड है, और अगर हम गर्ड वाले में देखें तो ये हमारे पास स्फिंक्टर ओपन है यहाँ पे, और यहाँ पे ये देखें रिफ्लक्स हो रहा है एसिड का स्टमक से एसोफेगस में। ये हमारे पास बेरेट एसोफेगस की पिक्चर है। इसमें हमारे पास ये हेल्दी है और ये हमारे पास बेरेट एसोफेगस है। हेल्दी में आप देखें ये हमारे पास जो एसोफेगस की लाइनिंग होती है वो हमारे पास स्क्वैमस लाइनिंग होती है, लेकिन जब हमारे पास मेटाप्लेजिया होता है तो हमारे पास जो एसोफेगस की नॉर्मल लाइनिंग है ना जो स्क्वैमस होती है उसकी जगह पे कोलमनार एपिथेलियम आ जाती है, और बेरेट एसोफेगस हमारे पास गर्ड की वजह से होता है। आई होप कि आपको इन पिक्चर से अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू।